नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों बात करेंगे आज के वीडियो में पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट की। मॉक टेस्ट रहेगा आप लोगों का। हिंदी पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट का दोस्तों यह 5वां पार्ट है। और पेडागॉजी का सबसे बेस्ट आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वह जायसवाल कोचिंग सेंटर पर मिल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न रहेंगे, वो भी नए सिलेबस के आधार पर। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। पहला स्क्रीन पर है, अगर आप लोगों को पता हो तो क्रम बाई क्रम आप लोगों को आंसर बताने जाना है। ये कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, अपना स्कोर कार्ड भी बताते चलिए। तो प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। दल शिक्षण हो गया, समूह हो गया, ठीक है। अब दल शिक्षण मतलब क्या होता है, कोई भी क्लास है उसमें दल शिक्षण की बात की गई है। शिक्षण मतलब क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी यही तो है दोस्तों। तो शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए दल शिक्षण में। शिक्षकों का अभाव, एक से अधिक शिक्षक होना चाहिए, 20 शिक्षक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप लोग क्या, कौन सा सही होगा, कौन सा क्वेश्चन मारेंगे यहाँ पर। दोस्तों दल शिक्षण की बात की गई, समूह की बात की गई है। मान लीजिए 1 से लेके आपके 5 तक के क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। इकट्ठा आप आ गए, कोई भी अगर कम बच्चे आए हैं, आप लोग इकट्ठा एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उस पर उस क्लास में उस कक्षा में कितने शिक्षक होंगे, शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। दल शिक्षण यही कहलाता है दोस्तों, ठीक है। दल में एकजुट में पढ़ाना, तो कितने शिक्षक हो सकते हैं। 20 शिक्षक क्या हो सकते, 20 शिक्षक हो ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। 20 शिक्षक ये तो नामुमकिन है दोस्तों। शिक्षक का अभाव तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिना शिक्षक के भैया कहाँ पढ़ाई होगी, ठीक है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन का सही हो जाता है सेकंड ऑप्शन कि एक से अधिक शिक्षक हो सकते हैं। एक से अधिक मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न हम यह व्याकरण से ले रहे हैं कि निरुचता का विलोम शब्द है। यह कंसेप्ट से प्रश्न है आपका कि जो निरुचता का विलोम शब्द क्या होगा। आतुरता, देखिए बहुत से बच्चे स्वच्छता या आतुरता लगा देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं कमेंट कर, ठीक है। तो निरुचता का जो विलोम होगा वह आपका क्या होता है, रुग्णता होता है। क्या होता है भैया, रुग्णता होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका यह कह रहा है कि वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। दोस्तों ऐसी विधि आपको बताना है जिससे विद्यार्थी जो है अपने अध्यापन कार्य जो है अध्यापक की देख रेख में पूरा करते हो। किसके, अध्यापक के देख रेख में। तो आपके कौन सी विधि कहलाएगी, प्रविधि कहलाएगी। स्वाध्ययन, दोस्तों स्वाध्ययन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे क्या है अपना अध्ययन जो है अध्यापक की देख रेख में कर रहे हैं, तो स्वाध्ययन होगा नहीं। पर्यवेक्षित अध्ययन हो गया, गृह कार्य हो गया, मौखिक कार्य होगा तो मौखिक कार्य होगा ही नहीं, ना ही गृह कार्य होगा, क्योंकि गृह में तो आप तो शिक्षक जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप शिक्षक के या कि अध्यापक के देख रेख में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें आपका हो जाएगा पर्यवेक्षित अध्ययन कहला जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन कहला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सही प्रश्न आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा सही आप आंसर दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों इसी तरह आप सही प्रश्न देते रहेंगे तो आपका ये सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों पूरे साल भर की मेहनत होती है। अगले वर्ष जब आप शिक्षक होंगे, अध्यापक होंगे, तब वाकई में मुझे गर्व की बात होगी, इस चैनल पर गर्व की बात होगी दोस्तों। तो गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, ये व्याकरण से लिया गया शब्द है, यानी कंसेप्ट से प्रश्न है आपका। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, पिटाई करना, डींग हाँकना, गाली देना, क्रोधित होना। गाल बजाना का क्या अर्थ होगा, फटाफट कमेंट करें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, प्यारा सा प्रश्न है, ये भी लाजवाब प्रश्न रहेगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है, 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन क्या रहता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कन्फ्यूजन यह दोस्तों रहता कि पहली बात तो आपके हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, आपके 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 11 कितने होते हैं, स्वर होते हैं, और आपके 33 क्या है आपकी व्यंजन संख्या होती है, ठीक है।
स्वर किसे कहते हैं जो बिना सहायता से बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किन्हें कहते हैं जो स्वर की सहायता से शब्द बनते हैं या शब्द होते हैं, वह आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ दोस्तों 52 वर्ण होते हैं और यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, तो 11 हो गई। मैंने अभी बता दिया कि टोटल आपके 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्णों का वर्णमाला है आपका हिंदी वर्णमाला, जिसमें आपके 11 स्वर हो जाते हैं, 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 3 से 4 प्रश्न कंप्लीट होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका लाजवाब प्रश्न रहेगा कि जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या होगा। यहाँ पे कंसेप्ट से प्रश्न है, तो आज ही दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर, जितने भी भाई बहन, जितने भी अध्यापक गण, ठीक है, जितने भी आप लोग नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात होती है, शिक्षागत की बात होती है, और ये सारे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। तो जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहते हैं, अनुपम, अपूर्व, अभूत, ऐसे कई सारे बच्चे लगा देते हैं ऑप्शन पर, कोई अनुपम, कोई अपूर्व, कोई अभूतपूर्व, कोई अद्भुत लगा देता है। लेकिन जो सही ऑप्शन होगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं कि जो पहले कभी ना हुआ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पूर्व में, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी करते जाएंगे साथ साथ जायसवाल कोचिंग सेंटर को। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। दोस्तों बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है ये, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि ऐसी कौन सी विधि है जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। तो सभी लोग जानते हैं जो हिंदी हमारी है, ठीक है, वो संस्कृत से रिलेटेड है। ठीक है भैया, किससे है, संस्कृत से रिलेटेड है। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत हमारी देवभाषा है, सभी लोग जानते हैं। तो कौन सी विधि संस्कृत से शिक्षण विधि आदि की समयाविधि, कहानी, कथन, इनमें से ये तीनों आपके सही नहीं हैं। ठीक है, सूत्र विधि जो होती है वह आपके संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। अब ये भी कई सारा ऑप्शन आ जाता है कि संस्कृत हिंदी में पूछा जाता है दोस्तों कि संस्कृत से जो डायरेक्टली हिंदी में शब्द लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करें उन्हें क्या कहेंगे, जो संस्कृत से हिंदी में डायरेक्टली शब्द लिए जाते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता हो तो हर भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट द्वारा ज़रूर हमें यहाँ पे बताएं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो आपके संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में लिए जाते हैं। और दोस्तों ऐसे आधे शब्द हैं आपके जो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में आपके लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका संस्कृत इसीलिए देवभाषा कहा जाता है, जो पुरानी परंपरा है, पुरानी जो, ठीक है, हमारा सिलेबस था संस्कृत पर आधारित था ज़्यादातर। ज़्यादा डिटेल से जाएंगे नहीं, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। आपके दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला हो गया, ठीक है, इनमें क्या मात्राओं के आधार पर होती हैं, क्या है, ये आपके मात्राओं के आधार पर होती है। और ये दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि दोहा, सोरठा, रोला हो गया, इसमें क्या है 13 और 11 का चरण चलता है। ठीक है, जिसे आपका रोला हो गया, ठीक है, दोहा हो गया, इसमें क्या है 13 और 11 का चरण चलता है। 13 11 कैसे चरण चलता है भैया, पहला 13, ठीक है, फिर 11 का, ये करना, ठीक है, 4 चरण होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, दोहा, सोरठा और रोला में ये 4 चरण के होते हैं, और पहले 13 11 और फिर 13 11 के चरण होते हैं। यानी टोटल यहाँ पे कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल आपके कितनी मात्राएं होती हैं, 13 11 के चरण में चलते हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 13 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 ही तो होता है। ठीक है, तो कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं यहाँ पर हो जाती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन एक अंतर यहाँ पर यह है दोस्तों, सोरठा में अंतर होता है। सोरठा में 11 13 की यति पर चलता है, क्या है आपके 11 13 के यति पर यहाँ पे सोरठा चलता है। सोरठा में उल्टा चलता है, ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, सोरठा में उल्टा चलता है, यह 11 13 पर चलता है, 11 13 की यति पर चलता है। और जो दोहा है, रोला है, ये आपके क्या है 13 11 के यति पर चलता है। इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। आपके सोरठा में भी आपकी 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहा में कितनी मात्राएं हैं, तो 24 मात्राएं हो जाएंगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद सभी लोग जानते होंगे, यह प्रश्न तो बच्चा जानता है भैया, सभी लोग कमेंट के बता सकते हैं, क्योंकि आपने 8वीं से लगभग रस तो इतना पढ़ा होगा। ठीक है, 8वीं 9वीं
10वीं या ठीक है 10वीं तक तो आपने पढ़ा ही होगा व्याकरण। तो ये तो सब सिंपल सी बात है, पुरानी बातों को उखाड़ना है, यानी कि जो हमने पढ़ चुका है बचपन में पढ़ा तो वो बातें में उखाड़ लेना, तो वाकई में बहुत सारा चीज़ें आपको नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए शांत, निर्वेद का होता है शांत हो गया, ठीक है, देखिए हास का हास हो जाता है, वीर का उत्साह होता है, ठीक है, और करुण जो है ये भी सभी लोग जानते हैं किसका होता है, शोक का करुण हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है रसों की संख्या, तो रसों की संख्या 8 होती है, रसों की संख्या 8 है, लेकिन किसके अनुसार है, यह भरत मुनि जी के अनुसार है, ये आपको नोट रखना है, ठीक है। ये क्या है, भरत मुनि जी के अनुसार अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में, तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में कितने रस है दोस्तों, तो वर्तमान में आपके 11 रस हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने आपके 11 रस हैं, अगर प्रश्न में आगे कि भरत मुनि जी के अनुसार रस के कितने हैं, तो आपको 8 ही क्लिक करना है, अगर भरत मुनि जी के अनुसार आ जाए, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो आपके 11 रस होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है, किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ से देखिए 3 से 4 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन से। किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, किस तिथि को लिया गया, तो भैया तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया। किस सन में लिया गया, 1949 में लिया गया। हिंदी भाषा को, देखिए हिंदी भाषा को क्या है, राजभाषा कब बनाया गया, किस तारीख को बनाया गया, तो बात करेंगे 14 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। 14 सितंबर का क्यों मनाने लगा, क्योंकि पहली बार जो है आपके 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, प्रथम जो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो हर वर्ष आपका हिंदी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी जो राजभाषा दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड है दोस्तों, सारे प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की क्या संख्या है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें जो शामिल भाषाओं की कितनी, आखिरकार कितनी भाषाएं 8वीं सूची में आपके शामिल किया गया था। तो बहुत ये प्रश्न है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ टोटल हमारी भाषाएं कितनी हैं। तो सभी लोग जानते हैं टोटल हमारे बहुभाषिकता वाला देश है, तो 22 भाषाएं यहाँ पे मान्यता प्राप्त हैं आपकी। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। तो संविधान के 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है आपकी, 22 है। ये आपको नोट कर लेना है। कितनी भैया है यहाँ पे आपकी, 22 है, ठीक है, नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, सब्सक्राइब भी करते जाएंगे जितने भी भाई बहन नए आए हैं, अभी तक आपने नहीं किया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। दोस्तों ये भी आपका पेडागॉजी का शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है कि बालक को अगर भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का कोई माध्यम कैसा होना चाहिए। बालक को अगर भाषा शिक्षण की शिक्षा देना है तो कैसा माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, द्वितीय भाषा होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट द्वारा हमें जरूर यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, कैसा माध्यम होना चाहिए, तो बच्चा यह जानता है, सभी लोग जानते होंगे, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर अध्यापक यह जानता है कि मातृभाषा में जो है बालक की भाषा शिक्षण की शिक्षा हमेशा देनी चाहिए, ठीक है। उसका माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा उसकी जननी कहलाती है, जननी मातृभाषा है, सभी लोग जानते हैं, और मातृभाषा से बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका पेडागॉजी का प्रश्न है, पेडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है। अब बात आती है दोस्तों गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि, व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि क्या होगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पष्टीकरण जो विधि हो जाएगी। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि क्या है आपकी, स्पष्टीकरण विधि कहलाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली, ठीक है, आपका कौन सी बोली, ठीक है, कुमाऊनी जो बोली है यह दोस्तों आपके किस क्षेत्र की बोली जाने वाली बोली है। कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा।
किस भैया कहाँ पर बोली जाती है? तो यह आपके दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों अपने भारत देश में उपबोलियाँ कितनी हैं, तो आपकी 18 उपबोलियाँ हैं। कितनी उपबोलियाँ हैं? अगर उपबोलियाँ प्रश्न में आ जाए कितनी उपबोलियाँ हैं, तो 18 आपकी उपबोलियाँ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अब लोग समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, डीपली प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश आप लोग समझ रहे होंगे, आपकी ब्रज बोली है, अवधी है, पाली है या खड़ी बोली है। तो समझिएगा दोस्तों कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की पूछा गया दोस्तों, तो संस्कृत भाषा की अपभाषा जो है आपकी पाली कहलाती है। ठीक है, पाली कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। और लिपि जो है आपकी इसमें कौन सी है? देवनागरी लिपि चलती है, सभी लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यह भी पेडागोजी का यहाँ पे बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, गजब का प्रश्न है। यहाँ पे कैसा है? गजब के प्रश्न है सभी। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों? ज्ञान है, मनोरंजन है, कौशल है, ज्ञान उपयोग है। सभी लोग समझिएगा आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए व्याकरण शिक्षण का ज्ञान होना, कौशल होना, उपयोगी होना, ये आपके तीनों उद्देश्य हैं, लेकिन मनोरंजन का कोई उद्देश्य नहीं होता है व्याकरण शिक्षण में। ठीक है, व्याकरण शिक्षण में मनोरंजन का कोई स्थान ना ही कोई उद्देश्य होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। तो मैंने पिछले भी प्रश्न में यह बताया था, आपको एक प्रश्न आया था, ठीक है, उसमें प्रश्न बताया कि दोहा, सोरठा, रोला सभी में आपके कितनी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लेकिन यह होता है कि रोला में आपका 13 और 11 की यति पर चलता है। ठीक है, कितने? 13 और 11 की यति पर आपका रोला चलता है और आपका दोहा चलता है। लेकिन जहाँ पर सोरठा की बात आती है तो सोरठा आपका 11 और 13 की यति पर चलता है। इसमें भी आपके 24 वर्ण होते हैं और इसमें भी आपके 24 वर्ण होते हैं। तो रोला में कितने वर्ण हो जाएंगे? मात्राएं अगर पूछा जाता है तो कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। चलते हैं दोस्तों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये कैसे प्रश्न लगे आपको। ठीक है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और बेहतरीन तैयारी के लिए बिल्कुल डेली क्लासेस लेते रहिए दोस्तों। और यहाँ पर एक सरकारी शिक्षक आपके लिए बेहतरीन तैयार है दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर को। सरकारी शिक्षक बनना तय है। अब दोस्तों काफ़ी सारा ये आता है कि आप क्यों निर्धारित करते हो सरकारी शिक्षक बनो। बिल्कुल सही बात है, अगर आप वाकई में आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सिलेबस के आधार पर तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आप शिक्षक जरूर बनेंगे। तो यहाँ पर वीडियो में जाइए और प्लेलिस्ट चेक करेंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों प्लेलिस्ट में सारे ऑल सब्जेक्ट के आपके वीडियो मिल जाएंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। क्योंकि पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो एक बार लाइक और शेयर भी करते जाएंगे जितने भी फ्रेंड्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे